नमस्कार दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 26 दिसंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए कुछ प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पे, जिसके तहत प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारी पहली खबर है वह एडिटोरियल पेज से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। मुख्य रूप से हमारी यह जो खबर है यह संबंधित है श्रम कानूनों से और भारत में हाल के वर्षों में श्रम के क्षेत्र में कानूनों में सुधार के लिए कई सारे प्रयास किए गए हैं। इसी के साथ साथ हाल के समय में हम यह भी देख रहे हैं कि हम इसके संदर्भ में श्रमिकों के असंतोष के बहुत सारे उदाहरण भी प्राप्त कर रहे हैं। इसी श्रमिक असंतोष का एक बहुत बड़ा उदाहरण दिसंबर 12 में तब देखा गया जब कर्नाटक में विस्ट्रॉन कंपनी में श्रमिकों ने तोड़फोड़ की और इसके माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्ट्रॉन कंपनी जो एप्पल के लिए मोबाइल फ़ोन बनाने का असेंबली के रूप में कार्य करती है, वह पूरा मामला श्रम सुधारों के संदर्भ में चर्चा में आ गया। तो श्रम कानूनों के संदर्भ में जो ये अंतर्राष्ट्रीय इम्प्लीकेशंस हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि हाल के वर्षों में जिस प्रकार से भारत ने चीन के औद्योगिक मॉडल को अपनाने का प्रयास किया है और इस चीनी औद्योगिक मॉडल को अपनाए जाने के क्रम में जिस प्रकार से राज्य द्वारा और केंद्र द्वारा श्रम कानूनों को सरल बनाए जाने की जो प्रक्रिया आरंभ की है, वह किस प्रकार से कई बार श्रमिकों के हित के विपरीत चली जाती है और इसका जो खामियाजा है वह अब राज्यों को भुगतना भी पड़ रहा है। तो इस पूरे मामले को हम समझने का प्रयास करेंगे और हम देखते हैं एक एक करके इसको कि इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो संदर्भ मैंने आपको बताया। संदर्भ क्या है कि दिसंबर 12 में इसी दिसंबर में आईफोन की असेंबली करने वाली जो फैक्ट्री विद्यमान है कर्नाटक में, उसकी फैक्ट्री में तोड़फोड़ देखी गई। विस्ट्रॉन नाम की ये कंपनी है जो एक ताइवानी कंपनी है। अब यह जो कोलार कर्नाटक में हुई घटना है, यह भारत में हाल के दशक में हुई औद्योगिक अशांति का एक बेहद महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके माध्यम से यह असेस किया गया है कि इसमें लगभग 50 करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई। बहुत सारे श्रमिकों को इसके संदर्भ में जेल भी भेजा गया। इसी साल जुलाई में ही फैक्ट्री ने इसके संदर्भ में उत्पादन को प्रारंभ किया था। कंपनी में लगभग 2000 स्थायी कर्मचारी और 7000 संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में श्रमिकों के काम करने के बावजूद फैक्ट्री में कोई लेबर यूनियन नहीं है। श्रमिकों के हित का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई श्रमिक संगठन विद्यमान नहीं है। साथ ही साथ कंपनी का जो मैनेजमेंट है उस पर भी कई प्रकार के आरोप लगाए गए हैं, जिसका जो परिणाम है वह औद्योगिक अशांति के रूप में देखा गया। जैसे कि कंपनी के द्वारा कर्मियों को वेतन समय पे नहीं दिया जाता था, पूरा वेतन उनको नहीं दिया जाता था। श्रमिकों को जो लगाया जाता था, हायर किया जाता था, वह बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के हायर किया जाता था। महिला कर्मियों की जो शिफ्ट थी वो रात में होती थी, बावजूद इसके उनको पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जाती थी। ये कुछ ऐसे आरोप थे जिसके आधार पर यह औद्योगिक अशांति देखी गई। अब हाल में इसकी जो रिस्पॉन्स जो रहा है, अनुक्रिया जो रही है, वो इस प्रकार की रही है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने घटना की निंदा की है और इसको इस पृष्ठभूमि में देखा जाना महत्वपूर्ण है कि भारत हाल के वर्षों में पूरी दुनिया में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का प्रयास कर रहा है और विशेष रूप से कोरोना के काल में भारत द्वारा विविध योजनाओं आदि के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि भारत भी चीन का एक विकल्प बन सके। जिस प्रकार से दुनिया भर की जो विनिर्माण की फैक्ट्रियां होती हैं, विविध वस्तुओं का निर्माण करने वाली जो फैक्ट्री हैं, वह चीन में अपना उत्पादन करती हैं, उसी प्रकार से यह उत्पादन भारत में भी किया जा सके, इसके लिए भारत काफ़ी लंबे समय से
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई को आकर्षित करने और मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र में यानी मोबाइल की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आकर अपना फैक्ट्री खोल सकें, इसके लिए भारत ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना को भी प्रारंभ किया है। और इसके माध्यम से कोशिश ये कर रहा है कि जब से हमने आत्मनिर्भर भारत की प्राप्ति को लक्षित किया है, उसको हम इसके माध्यम से प्राप्त कर सकें। हालांकि यह जो वर्तमान की विस्ट्रॉन घटना देखी गई, वह भारत की एक निवेश के मित्र होने की छवि पर एक धब्बे के समान है, जिसका निवारण हमें करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसकी प्रतिक्रिया देखी गई है, जिसमें एप्पल ने विस्ट्रॉन के जो मैन्युफैक्चरिंग का कार्य है उसको होल्ड पर रख दिया है। और इसके संदर्भ में उसका कहना है कि पहले विस्ट्रॉन को जो श्रमिक विवाद है उसको दूर करना होगा। राज्य सरकार द्वारा भी इसके संदर्भ में जांच आदि की गई है। अब हाल के समय में यह देखा जा रहा है कि 2019 और उसके बाद से भारत ने लगातार ये प्रयास किया है कि हमारे देश में श्रम कानूनों को डाइल्यूट किया जा सके, हल्का बनाया जाए। श्रम कानूनों को इस प्रकार से बनाया जाए कि वह कंपनियों को अधिक से अधिक लाभ दे सके। विशेष रूप से लॉकडाउन के समय में इन श्रम कानूनों को गंभीरता से लागू नहीं किया गया। कर्नाटक राज्य द्वारा भी इसके संदर्भ में फैक्ट्री एक्ट 1948 का जो फैक्ट्री अधिनियम है उसके सहित बहुत सारे श्रम कानूनों को हल्का करने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से जो फैक्ट्री एक्ट के तहत जो विनियमित होने वाले कार्य हैं, जैसे कि कोई श्रमिक कितने घंटे काम करेगा, उसकी ओवर टाइम किए जाने की स्थिति में क्या मजदूरी होनी चाहिए, इसके संदर्भ में जो प्रावधान थे उनको यदि सख्ती से लागू किया जाना चाहिए था, उसके संदर्भ में इस प्रकार के प्रयास नहीं किए गए। और यदि इस प्रकार के प्रयास किए भी गए तो उनको हल्के रूप में लागू किया गया। केंद्र सरकार ने भी 2019-20 के काल में श्रम कानूनों में बदलाव किए हैं और मुख्य रूप से लॉकडाउन के समय में इन श्रम कानूनों को बेहतर ढंग से लागू नहीं किया जा सका है। अब लॉकडाउन का लाभ उठाया है इन फैक्ट्रीज आदि ने, जिससे श्रमिकों के शोषण की घटनाएं काफ़ी देखी गई हैं। अब केंद्र और राज्य दोनों ये प्रयास कर रहे हैं कि हम एक चीन के मॉडल के आधार पर श्रम कानूनों को कमजोर बनाते हुए फैक्ट्री के आउटपुट को बढ़ावा दें। इसके तहत कर्नाटक आदि राज्यों ने फैक्ट्री कानूनों में संशोधन किए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ने 3 वर्षों के लिए श्रम कानूनों को स्थगित किए जाने की बात कही है। हालांकि इसकी कई आधारों पर आलोचना भी की जाती है। मुख्य रूप से केंद्र सरकार ने भी इसके संदर्भ में प्रयास किए हैं, जिसके तहत 2019 और 2020 के काल में केंद्र सरकार द्वारा 29 केंद्रीय कानूनों को एक जगह रखते हुए उन्हें 4 संहिताओं में यानी 4 कानून 4 कोर्ट्स में कोडिफाइड संहिताबद्ध किया गया, जिसके तहत मजदूर और फैक्ट्री के बीच जो संबंध होते हैं, औद्योगिक संबंध, इसके लिए एक अलग संहिता बनाई गई। इसके अलावा कार्यात्मक सुरक्षा जो वर्क प्लेस की सेफ्टी होती है, उसके संदर्भ में अलग प्रावधान किए जाने के संदर्भ में कानून की संहिता बनाई गई। तीसरी जो संहिता बनी वह सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन, पीएफ आदि के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा संहिता बनी। और चौथी बनी मजदूरी पर संहिता। इस प्रकार से सरकार ने 2019 और 20 के काल में यह 4 जो है संहिताओं को बनाया है। इसमें जो मजदूरी पर जो संहिता है उसको तो 2019 में ही पारित कर दिया गया था। शेष जो 3 संहिता हैं उनको इसी वर्ष सितंबर में संसद का सत्र बुलाकर पारित किया गया। हालांकि इसकी सबसे बड़ी आलोचना ये करी जा रही है कि जितने भी यह जो श्रमिक कानून आदि बनाए गए हैं इनको काफ़ी जल्दबाजी में पारित किया गया है। इसके संदर्भ में व्यापक विचार विमर्श नहीं किया गया, जिससे समस्याएं अब उभर के आ रही हैं। कानून में जो विद्यमान समस्याएं हैं वह अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों के भी विपरीत हैं, जिसमें आईएलओ के अलग अलग कन्वेंशंस हैं, उनका भी उल्लंघन इसमें देखा गया है। अब यह जो कुछ विवाद हैं वह
निश्चित रूप से इस बात को सामने रख रहे हैं कि यदि हम चीन के साथ अपनी बेहतर प्रतिस्पर्धा को स्थापित करना चाहते हैं तो क्या इसके लिए यही ज़रूरी है कि हम अपने देश में श्रम कानूनों को बेहतर ढंग से लागू ना करें। कई विद्वानों का ये कहना है कि निश्चित रूप से हमें चीन की औद्योगिक सफलता से सीखना चाहिए, लेकिन केवल और केवल हम उससे नकारात्मक बातें ही ना सीखें, हमें जो है कुछ सकारात्मक तथ्यों को भी सीखना चाहना होगा। जैसे कि चीनी फैक्ट्रियों में ये प्रावधान होता है कि वहाँ पे रहने वाले जो श्रमिक हैं उनके निवास के लिए भी प्रावधान किया जाए, जिसके लिए उनको फैक्ट्री के नज़दीक ही डॉर्मेट्री में निवास की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा श्रमिकों को दूसरे जो सामाजिक सुरक्षा लाभ हैं जैसे कि बीमा, पेंशन आदि, वह भी जो है उनको नियमित आधार पर प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। इससे परिणाम यह होता है कि दूसरे क्षेत्रों से, दूसरे शहरों से या राज्यों से आने वाले जो श्रमिक हैं वह झुग्गी झोपड़ी में या फिर स्लम्स में निवासित नहीं होते, और इससे जो चीनी शहर, औद्योगिक शहर जो बने हैं वह स्लम मुक्त यानी झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहरों का निर्माण हुआ है। इसके संदर्भ में विशेष रूप से केंद्र सरकार के साथ ही जो वहाँ की स्थानीय सरकारें हैं, जो स्थानीय शहरी प्रशासन है, उनकी सरकारों ने भी काफ़ी बेहतर कार्य किया है। और यहाँ पे चीन में अगर हम देखें तो वहाँ पे जो स्थानीय सरकारें हैं उनके बीच औद्योगिक विकास को लेकर एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा देखी जाती है, जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा भी उन्हें इसको बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके आधार पर वे अपने क्षेत्र विशेष में जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, भौतिक अवसंरचना होती है, उसके विकास के लिए वे कार्य करते हैं, जिसका लाभ अंततः फैक्ट्रियों को प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो चीन का राष्ट्रीय विकास बैंक है वह उद्योग के जो कर्मी होते हैं या फिर जो उद्यमी होते हैं उनको सस्ती दरों पे समयबद्ध आधार पर ऋण उपलब्ध कराते हैं, जिससे जो उनका उत्पादन है वह उसकी कॉस्ट कम होने लगती है, जो एक प्रकार से उनको सब्सिडी दिए जाने के समान है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी बात की जाएगी आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा ही श्रम सुधार को किए जाने की, तो भारत जैसे देशों में श्रम कानून बेहतर ढंग से तब तक लागू नहीं हो सकते जब तक हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ क्षेत्रीय सरकारों को भी प्रोत्साहित ना करें कि वो जो हैं बेहतर ढंग से कार्य करें। जब तक क्षेत्रीय सरकारों को, स्थानीय गवर्नेंस को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, तब तक न केवल हम श्रमिक विकास में नकारात्मकता को देखेंगे, अपितु इसमें पर्याप्त रोजगार सृजन में भी बाधाएं होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत को केवल नकारात्मक बातें ही देखने की जरूरत नहीं है, सकारात्मक बातें भी सीखने की जरूरत है। हमें भारत में श्रमिक विकास के संदर्भ में इस बात को भी समझने की जरूरत है कि केंद्र सरकार श्रमिकों के मामले में जितनी मजदूरी को स्थापित किए जाने की बात करती रही है, वह जो सरकारी आंकड़े हैं उससे यह स्थापित नहीं होता, जिसके तहत भारत में 2018 और 19 का जो आवधिक श्रम बल सर्वे है वो ये बताता है कि एक शहरी संविदा कर्मी को जो दैनिक और मासिक आय प्राप्त होती है वह पर्याप्त नहीं होती, जैसे कि उसको लगभग 256 रुपये प्रतिदिन अथवा 6,400 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, जो सरकारी मानकों से काफ़ी न्यून है। इसके अलावा कर्मी जब न्यून वेतन को प्राप्त करते हैं तो वो खुद से चाहते हैं कि वो अधिक काम करके अपने आय को बढ़ाएं, लेकिन यदि इसको फैक्ट्रियों द्वारा बाध्यकारी बना दिया जाएगा तो इससे कई बार समस्याएं पैदा हो जाएंगी। यही कारण है कि जो ट्रेड यूनियन आदि होती हैं उनका ये तर्क है कि यदि कोई कर्मी स्वयं से ओवर टाइम करने को तैयार हो, उत्पादकता को बढ़ाए जाने के संदर्भ में, अतिरिक्त रोजगार को प्राप्त करने के संदर्भ में, तो श्रमिकों को अधिक काम के घंटे अपनाने का विकल्प दिया जा सकता है। हालांकि इसको बाध्यकारी बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है। अब साथ ही साथ यह देखा जा रहा था कि कर्मियों से यदि उनकी आवश्यकता से अधिक, यानी जो मानक तय किया गया है 8 घंटे का, 8 घंटे से ज़्यादा अगर काम कराया जा रहा है तो इसके लिए जो है उनको भुगतान किया जाना चाहिए।
विस्ट्रॉन के मामले में देखा गया कि कर्मी जो थे वो 12-12 घंटे तक काम कर रहे थे, हालांकि इसके लिए उनको पूर्ण भुगतान नहीं किए गए, जो सीधे सीधे फैक्ट्री कानूनों का उल्लंघन था, जिसके लिए कार्य करने की जरूरत है। साथ ही साथ मुख्य रूप से सरकार ने जिस प्रकार से लॉकडाउन के समय में बिना मजदूर नेताओं, ट्रेड यूनियन आदि से व्यापार जो विचार विमर्श किया जाना था उसे किए बिना ही जिस प्रकार से श्रम संहिताएं लागू की हैं, उसको जो है सुधारे जाने की जरूरत है। इससे हुआ क्या है, इससे यह देखा गया है कि हमने श्रम कानूनों को तो लागू कर दिया, श्रम कानूनों को तो पारित कर दिया, लेकिन जो लाखों मजदूरों की जो कार्य दशाएं थी, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड आदि था, वो बेहतर नहीं हो पाया है, जो एक चिंता का विषय है। और लॉकडाउन से चूंकि उनकी स्थितियां और भी ज़्यादा खराब हो गई हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, बीमा पेंशन आदि का अभाव है, इसके चलते उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, जो एक चरम रूप में इस प्रकार की तोड़ फोड़ के रूप में दिखाई देती हैं। यही कारण है कि सरकारों को विस्ट्रॉन मामलों आदि से सीख लेने की जरूरत है, जिसके तहत सरकारों को ये कोशिश करनी होगी कि श्रम सुधारों के संबंध में नियमों आदि को बनाए जाने के संदर्भ में व्यापक विचार विमर्श किया जाना चाहिए और उसके बाद ही सुधारों के साथ नियमों को बनाया जाना चाहिए, ताकि आगे जो है इस प्रकार की हिंसा ना देखी जाए। विशेष रूप से श्रमिकों के कल्याण के क्षेत्र में सरकारों को कार्य करने की जरूरत है, ताकि न केवल हम मेक इन इंडिया के माध्यम से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दें, साथ ही साथ राष्ट्रीय प्रयासों से हम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकें। तो ये कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो हमें विस्ट्रॉन मामले से सीखे जाने की आवश्यकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ और टॉपिक्स की। सबसे पहले आज हम बात करेंगे पेज नंबर 6 में दिए गए एक आर्टिकल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसी के समकक्ष एक दूसरा आर्टिकल है पेज नंबर 13 में दिया हुआ, यह भी जीएस पेपर 2 में आईआर से संबंधित है। और साथ ही साथ पेज नंबर 14 में एक और आर्टिकल दिया गया है जो आईआर और इकोनॉमी दोनों से संबंधित है। ये तीनों के तीनों जो आर्टिकल हैं वो हम मिला के डिस्कस करने जा रहे हैं। ये तीनों के तीनों जो आर्टिकल हैं वह संबंधित हैं अभी ही संपन्न हुए यूके और यूरोपियन यूनियन के व्यापार समझौते से, जिसका हम कल भी डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था ब्रेग्जिट के संदर्भ में हमने कुछ मूलभूत बातों का डिस्कशन किया था। हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की भी चर्चा की थी, जिसका संबंध यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन व्यापार समझौते से था। आज भी इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आए हैं, तो जो कल हमने डिस्कस किया था आप उसको ज़रूर देखें। इसके अलावा आज कुछ अलग पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों जो लेक्चर्स हैं कल के और आज के, उनको मिलाकर आप एक बेहतर जो समझ है वो बना सकेंगे ब्रेग्जिट के संदर्भ में, और ब्रेग्जिट के साथ ही उसमें जो यूके और ईयू का जो ट्रेड पैक्ट हुआ है उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों के भी संदर्भ में। साथ ही साथ हमने इसमें भारत के हित के बारे में भी कल चर्चा की थी। इसी के तहत हम कुछ और पॉइंट्स की भी इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं संदर्भ क्या है। संदर्भ यह है कि यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन के मध्य ट्रेड डील हुई है, एक व्यापार समझौता देखा गया है। इसके तहत हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि यूनाइटेड किंगडम जो है वह 31 जनवरी 2020 से औपचारिक रूप से यूरोपियन यूनियन से निकल गया है। इसी को जो है ऐतिहासिक रूप से ब्रेग्जिट कहा जाता रहा है। अब 31 जनवरी 2020 के निकलने के बाद अगला जो साल आने वाला है, उस अगले साल में दोनों जो ब्लॉक्स हैं यूके और ईयू, उनके बीच किस प्रकार से व्यापारिक समझौते होंगे इसके संदर्भ में वार्ता की जा रही थी, जिसमें दोनों के व्यापार भविष्य के संदर्भ में अब वस्तुओं पर एक व्यापार समझौता हुआ है, जिसमें इस बात को निश्चित किया गया है कि 1 जनवरी 2021 के बाद जो व्यापार होगा दोनों क्षेत्रों में वह किस प्रकार से होगा। तो इस समझौते के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन और यूके के मध्य जो व्यापार होगा वह एक प्रकार से एफटीए मुक्त व्यापार समझौते के समान होगा, जिसमें वस्तुओं के व्यापार पर शून्य टैरिफ लगाया जाएगा।
विशेष रूप से यूरोपियन यूनियन के मछुआरे यदि यूनाइटेड किंगडम के जल क्षेत्र में मछली पकड़ते हैं तो उनके द्वारा जितनी भी मछली पकड़ी जाएगी उसका लगभग 25% जो हिस्सा है वो ब्रिटेन को मिलेगा। यह जो व्यवस्था है वह लगभग 5.5 साल तक बनी रहेगी। उसके बाद इसमें संशोधन किया जाएगा। हालांकि दोनों के देश के मध्य जो पहले जो समझौता था, जिस प्रकार से वह ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन का भाग था और एक प्रकार से वह सिंगल मार्केट और कस्टम यूनियन की सुविधा प्राप्त कर रहा था, अब उसको ये सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी। इसके तहत कंपनियां यदि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापार करेंगी तो उनको समय समय पर विविध प्रकार के फॉर्म्स आदि भरने पड़ सकते हैं और विविध प्रकार की जो आयात निर्यात संबंधी घोषणाएं होती हैं वह भी करनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो उत्पादों का व्यापार किया जाएगा उनकी लेबलिंग किस प्रकार से की जाए और विशेष रूप से कृषि उत्पादों आदि के संदर्भ में कुछ नियंत्रणों को स्थापित किया गया है। अब यह जो व्यापार डील हुई है वो दोनों ही देशों के लिए या आप कह सकते हैं दोनों ही क्षेत्रों के लिए लाभकारी है। विशेष रूप से ब्रिटेन को इस प्रकार की व्यापार डील का लाभ प्राप्त हुआ है क्योंकि ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर जो खाद्य वस्तुएं आती हैं वो यूरोपियन यूनियन के मार्केट से ही आती हैं, जो कुल उनकी आवश्यकताओं का लगभग 70% है। इसके अलावा ब्रिटेन की सरकार द्वारा यह अनुमान लगाया गया है जिसमें यूके ऑफिस फॉर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी का यह अनुमान है कि ब्रेग्जिट का एक आपको कह सकते हैं कि एक आपको लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। इसमें जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलेगा तो उसको आगामी 15 वर्षों में जीडीपी का लगभग 4% संभावित हानि उसको हो सकती है। अब अगर डील नहीं होती तो वह हानि 6% तक भी जा सकती थी। हालांकि ब्रेग्जिट से सबसे ज़्यादा जो लाभ ब्रिटेन को कहा जा रहा है वो रोजगार के क्षेत्र में कहा जा रहा है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि उनको स्थानीय लोगों को अब ज़्यादा जो रोजगार है वह प्राप्त होगा, जो पहले इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन और दूसरे क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा के लिए ब्रिटेन भी अब अपने प्रतिस्पर्धा नियमों और पर्यावरण नियमों में सुधार करेगा। हालांकि डील के तहत दोनों क्षेत्रों ने ये सहमति जताई है कि ब्रिटेन इस प्रकार से नियमों को नहीं बनाएगा कि यूरोपियन यूनियन के नियमों से वो पूर्णतः विपरीत हो और इससे दोनों के संबंधों में नकारात्मकता ना आए, नेगेटिविटी ना आए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। अब वर्तमान में ब्रिटेन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह बनी हुई है कि वह ब्रेग्जिट के पश्चात अपनी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से मजबूत करे और इसी के संदर्भ में अब अलग अलग देशों के साथ वह भांति भांति के ट्रेड डील्स एफटीए आदि कर रहा है। साथ ही साथ दोनों जो क्षेत्र हैं यूरोपियन यूनियन और यूके, उनके मध्य जो व्यापार अब किया जाएगा वह किस प्रकार से लाल फीताशाही यानी जो व्यापारिक कार्यों में जो सरकारी जो औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं उसको किस प्रकार से न्यूनतम रखा जा सके, इसकी भी उनके समक्ष चुनौती होगी। अब यह जो डील है वो आगे चलकर जो यूरोपियन यूनियन की जो संसद है उसके माध्यम से पारित किया जाएगा। अलग अलग देश जो हैं उसके बारे में इसका अध्ययन करेंगे और कोशिश ये की जा रही है कि ब्रेग्जिट होने के बाद भी जो है दोनों देशों के मध्य संबंध बेहतर बना रहे। अब इसके संदर्भ में अगर हम बात करें कि सेवा क्षेत्र इसमें शामिल है अथवा नहीं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यह जो व्यापार डील हुई है वह वस्तुओं के संदर्भ में हुई है। सेवा क्षेत्र सर्विसेज सेक्टर जो है वो इसमें शामिल नहीं है और हो सकता है कि भविष्य में इसके लिए अलग से समझौता किया जाए। यहीं से जो है भारत के लिए इसमें लाभ देखा जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जो यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के मध्य जो समझौता हुआ है उससे भारत को वस्तु व्यापार क्षेत्र में अधिक लाभ प्राप्त नहीं होगा। हालांकि जो सर्विसेज सेक्टर है वो जो है इससे लाभान्वित हो सकता है। मुख्य रूप से भारत का जो आईटी क्षेत्र है उसको इससे लाभ प्राप्त होगा। भारत द्वारा ये कोशिश की जा रही है
कि भारत यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन दोनों से ही मुक्त व्यापार समझौता FTA कर सके। इसके तहत दोनों क्षेत्रों की सुविधाओं के अनुसार हमें नियम और कानून बनाने होंगे और साथ ही साथ भारत इन दोनों से बेहतर ढंग से लाभ प्राप्त कर सके, इसके लिए भी कार्य करने की आवश्यकता है। भारत के हितों के बारे में हमने कल के आर्टिकल में भी चर्चा की थी, तो आपको उसको भी देखना चाहिए। तो ये हमारी बात हुई ब्रेक्सिट के बारे में, ये हमारी बात हुई EU और UK के व्यापार डील के संदर्भ में। इसके संदर्भ में कल का आर्टिकल भी आप देखेंगे तो और बेहतर ढंग से आप पूरे मामले को समझ पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और खबर की, जो दी गई है फ्रंट पेज नंबर 1 पर, और इसका संबंध GS पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। मुख्य रूप से संबंधित है भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा मामलों के संदर्भ में, जिसमें भारत और बांग्लादेश सुरक्षा बलों के डायरेक्टर जनरल के मध्य वार्ता हुई है, जिसमें भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बांग्लादेश सीमा की रखवाली करता है, दूसरी तरफ बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के डायरेक्टर जनरल के मध्य वार्ता हुई है। इसमें जो बांग्लादेश के DG हैं, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के डायरेक्टर जनरल, उनका ये कहना है कि जो सामान्य रूप से अवधारणा मानी जाती है कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोगों का अवैध प्रवास हुआ है भारत में, ऐसा नहीं है। मूल कारक इसका उन्होंने यह बताया है कि यदि दोनों देशों की हाल के वर्षों में तुलना करें तो बांग्लादेश जो है वो GDP के आधार पर बेहतर प्रगति कर रहा है। बांग्लादेश के लोगों की जो जीवन स्तर है वो पहले की तुलना में काफ़ी सुधरा है। इसी के चलते जो HDI के सूचकांक आदि हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास आदि के स्तर पर, उसमें भी बांग्लादेश कई मामलों में आप कह सकते हैं कि भारत से बेहतर है। इसके अलावा जो दोनों देशों के मध्य नागरिकों का आदान प्रदान देखा गया है वह मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा आदि के क्षेत्र में देखा गया है। हालांकि ऐसा भी मुख्य रूप से हो रहा है विधिमान्य डॉक्यूमेंट्स आदि के आधार पर। अब दोनों देश जो हैं, दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बल वो इस बात के लिए भी राजी हुए हैं कि जो भारत और बांग्लादेश के मध्य विद्यमान 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, उसको हम बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकें, बेहतर ढंग से सीमा प्रबंधन किया जा सके, और विशेष रूप से जो सीमा तनाव हाल के वर्षों में जो देखे जा रहे हैं उसको भी कम किया जा सके। इसके तहत दोनों देश सुरक्षा संबंधी बाड़ को बनाए जाने के संदर्भ में सहमत हुए हैं। साथ ही साथ दोनों देश सीमा की संयुक्त निगरानी व्यवस्था को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। हाल के वर्षों में जो सीमा क्षेत्र है वहाँ पे पशुओं की तस्करी भी जो है काफ़ी बड़ा विषय रहा है, जिसको रोके जाने के लिए प्रयास किए गए हैं, और इसके तहत दोनों सुरक्षा बल सीमा क्षेत्र में सहयोग के आधार पर जो अवैध रूप से प्रवास करने वाले लोग हैं उनको रोकने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। आंकड़ों के अनुसार 2020 में इस प्रकार के लगभग 3204 लोगों को पकड़ा गया था, जिन्हें बांग्लादेशी राष्ट्रीयता के आधार पर वापस भेज दिया गया। अब इसके संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो भारत और बांग्लादेश के मध्य लोगों का आवागमन जो होता है वह एक तरफा नहीं होता। इसमें भारत से भी बहुत सारे लोग बांग्लादेश में जाते हैं विविध कारणों से। हाल के समय में जिस प्रकार से म्यांमार के क्षेत्रों से रोहिंग्या मुसलमानों का जो बाहरी गमन हुआ है, बहिर्गमन हुआ है, उससे बांग्लादेश पर काफ़ी दबाव पड़ा है, और इससे रोहिंग्या शरणार्थी बड़ी संख्या में भारत की तरफ भी आए हैं, जिससे यह जो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा संबंधी मुद्दे हैं वो और ज़्यादा जटिल हो गए हैं। तो इस संदर्भ में इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है। GS पेपर 3 के आंतरिक सुरक्षा में बॉर्डर सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वो एक टॉपिक के रूप में विद्यमान है, जिसमें भारत बांग्लादेश जो बॉर्डर की स्थिति है उस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसका आप इसमें इस आर्टिकल के संदर्भ में उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और आर्टिकल की, जो पेज नंबर 6 पर दिया गया है, और इसका संबंध GS पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है।
मुख्य रूप से यह जो एडिटोरियल है यह संबंधित है अभी हाल में ही केंद्र के कैबिनेट केंद्र सरकार द्वारा लिए गए एक फैसले से, जिसके द्वारा अब केंद्र सरकार ने डायरेक्ट टू होम जो डीटीएच टेलीविजन वितरण क्षेत्र है उसमें 100% एफडीआई को लागू करने का फैसला कर लिया है, जिसके तहत डीटीएच क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंस पीरियड को भी बढ़ाया गया है 10 वर्ष से 20 साल। साथ ही साथ इसके क्षेत्र में जो सरकार लाइसेंसिंग फीस लेती थी उसे भी घटाकर 10 से 8% कर गया है। कई सालों से ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भारत में टेलीकॉम और दूसरे क्षेत्रों का रेगुलेशन करती है उसके संदर्भ में भी अनुशंसा कर रही थी, जिसको अब स्वीकार कर लिया गया है। हाल के वर्षों में जो केबल टीवी का क्षेत्र है, जो डायरेक्ट टू होम प्रकार की जो सेवाएं हैं जिसमें टाटा स्काई डिश टीवी आदि कार्य करते थे, उनको जो है काफ़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें एक तरफ तो इंटरनेट सुविधाओं का विस्तार हुआ है, बहुत सारा जो कंटेंट है अब यूट्यूब आदि पर अवेलेबल है। इसके अलावा डीटीएच ऑपरेटर्स को जो ओवर द टॉप कंटेंट होता है ओटीपी कंटेंट, उसके संदर्भ में भी जो है काफ़ी कठिन प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है, जैसे कि हॉट स्टार आदि से उनको कठिन प्रतिस्पर्धा प्राप्त होती है। इसके अलावा मोबाइल में यह देखा जा रहा है कि अब मोबाइल में कास्ट की टेक्नोलॉजी आ जाती है, जिसमें कास्टिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप मोबाइल में कोई भी सामग्री आदि देख रहे होते हैं उसको आप कास्ट कर सकते हैं टीवी पे प्रोग्राम के माध्यम से, और इससे भी कई बार लोगों को केबल टीवी नेटवर्क या आप कह सकते हैं डायरेक्ट टू होम सुविधा को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही कुछ ऐसे कारक हैं जो डीटीएच के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी चुनौती दे रहे हैं। खुद चैनलों ने भी इसके संदर्भ में अपने को इंटरनेट पर लाइव इंटरनेट उपस्थिति दर्ज कराई है। खुद चैनलों ने भी जो है अपने ऐप्स वगैरह बनाए हैं जिसके माध्यम से आप लाइव टीवी उनके ऐप्स के माध्यम से ही देख सकते हैं। इससे भी चैनलों के समक्ष जो डीटीएच ऑपरेटर्स हैं उनके समक्ष जो है चुनौती खड़ी हो जाती है। इसके अलावा जो भारत में केबल टीवी का क्षेत्र है उसमें यह भी देखा जा रहा है कि डीटीएच की सेवा देने वाले जो सर्विसेज हैं, जो कंपनियां हैं, उनकी संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है, जिसके माध्यम से अब डीटीएच ऑपरेटर्स के लिए संभव नहीं रह गया है कि वह एक सीमा से अधिक चैनलों की फीस तय कर सके। अब इससे होता क्या है कि कई बार उनके राजस्व में भी कमी आती है। यही कारण है कि सरकार जो है वर्तमान में ये प्रयास कर रही है कि जो डीटीएच वाला क्षेत्र है उसमें विद्यमान कंपनियों को ना केवल सस्टेन किया जा सके, साथ ही साथ जो नवीन प्रकार की चुनौतियों को वो सामना कर रही हैं उसको भी वो बेहतर ढंग से उसका सामना कर सके। साथ ही साथ डीटीएच क्षेत्र में गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जा सके, जो उनको नवीन रूप में एक्सपेंशन आदि करने के लिए यदि विदेशी मुद्रा आदि की प्राप्ति की आवश्यकता होती है तो एफडीआई के माध्यम से भी उसको प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अब अगर आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखें तो भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा टीवी देखने वाले लोगों में से है, जिसमें भारत में लगभग 20 करोड़ केबल और सैटेलाइट टीवी घरों की विद्यमानता है जो केबल टीवी और डायरेक्ट टू होम सर्विसेज को प्राप्त करते हैं। यानी यह एक बहुत बड़ा उपभोक्ता वर्ग है। अब इसके समक्ष ब्रॉडकास्टर्स जो डायरेक्ट टू होम सर्विसेज आदि हैं उनके समक्ष ये बड़ी चुनौती है कि वह किस प्रकार से इतने बड़े उपभोक्ता वर्ग को सेवा दे सके, किस प्रकार से वह नियमितता सततता के आधार तक उन तक पहुंच सके और उनके लिए कार्य कर सके। यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब इसके तहत ना केवल उन्हें भी इनोवेट करने की ज़रूरत होगी, नवाचार उपायों को करने की ज़रूरत होगी, तकनीक का सहारा लेने की ज़रूरत होगी, साथ ही साथ उपभोक्ताएं भी मनोरंजन के अनुसार जो हैं डीटीएच ऑपरेटर्स आदि उनको कंटेंट उपलब्ध करा सकें, इसके लिए भी कार्य करना होगा। तो सरकार का जो डीटीएच में 100% एफडीआई को प्रोवाइड करने का जो फैसला है वह निश्चित रूप से जो है उसको आप कह सकते हैं कि एक सकारात्मक कदम है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, महानदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। महानदी प्रणाली उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है।
यह नदी अमरकंटक के दक्षिण में छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर की पहाड़ियों में सिहावा के पास से निकलती है। हमें सत्य कथन पहचाना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महानदी के संदर्भ में ये दोनों के दोनों जो कथन हैं वो सत्य हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी, एक और दो दोनों। महानदी जो प्रणाली है वो उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत में यह गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईप, जोंक, तैल हैं। इसका जो प्रवाह मार्ग है वह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र राज्यों से होकर इसके अलग अलग प्रकार की नदियां बहती हैं, जिसका बेसिन उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियां, दक्षिण और पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में मैकाल पर्वतमाला से घिरा है। यानी काफी व्यापक और महत्वपूर्ण नदी है जिसको आपको याद रखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सतकोसिया वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सतकोसिया वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए। सतकोसिया वन्य जीव अभयारण्य जो है वो एक टाइगर रिजर्व भी है, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। इसीलिए इसको वर्तमान में वन्य जीव अभयारण्य के साथ टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य उड़ीसा में अवस्थित है, जो दो समीपवर्ती अभयारण्यों से मिलकर बना है। इसमें एक का नाम है सतकोसिया गॉर्ज अभयारण्य और दूसरे का नाम है बेसीपल्ली अभयारण्य। यह दोनों जो अभयारण्य हैं वो एक साथ 963 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं। 2007 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया। यह उड़ीसा के अंगुल जिले में स्थित है, जहां महानदी पूर्वी घाट के पहाड़ों में 22 किलोमीटर लंबे गॉर्ज या मार्ग से होकर गुजरती है। यह जो क्षेत्र है वो महानदी हाथी अभयारण्य का भी हिस्सा है। जैव विविधता के दृष्टिकोण से सतकोसिया भारत के दो जैव भौगोलिक क्षेत्रों का मिलन बिंदु है, एक दक्कन प्रायद्वीप और दूसरा पूर्वी घाट। इसी के चलते यहाँ काफ़ी व्यापक जैव विविधता पाई जाती है, जिसमें साल के वृक्ष महत्वपूर्ण हैं और साथ ही साथ इसमें मिश्रित प्रकार के पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। अभी दोनों क्वेश्चन इसलिए हमने पूछे क्योंकि आज पेज नंबर 1 पर इससे संबंधित एक चित्र दिया गया है, जिसमें महानदी के बारे में महानदी का एक चित्र है और साथ ही सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इस प्रकार के चित्र को लिया गया है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? भारत ने 200 KA-226T हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए रूस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के लिए एक जुड़वा इंजन वाला हमला करने में सक्षम हेलीकॉप्टर है। उत्तर हमें बताना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों कि ना तो एक ना ही दो। तो इसके संदर्भ में पहला कथन तो सही है, दूसरा जो कथन है वो गलत है, क्योंकि यह भारतीय सेना की आवश्यकता के लिए बनाया गया है। इसके लिए समझौता किया गया है रूस से, भारतीय वायुसेना के लिए नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए, केवल एक। तो आज जो है इसके संदर्भ में खबर आई है, जिसमें आर्मी के पास जो पहले से जो हेलीकॉप्टर विद्यमान थे, जैसे कि चीता और चेतक हेलीकॉप्टर, उनका जो है आयु समाप्त होने वाला है और भारत ने रूस के साथ समझौता कर रखा है 200 KA-226T ट्विन इंजन आर्मी हेलीकॉप्टर्स का, जो आने वाले हैं। हालांकि इनकी प्राप्ति में जो है कई कारणों से देर हो रही है, जिसको अब दूर किए जाने के लिए आर्मी रक्षा मंत्रालय से सहयोग की अपेक्षा रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ई संपदा पहल क्या है? भूमि पंजीकरण के लिए संपर्क रहित प्रोसेसिंग केंद्र, रक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एकल खिड़की मंजूरी, सरकारी संस्थानों को संगठनों को सरकारी आवास और कार्यालय स्थल के आवंटन के लिए एकल खिड़की मंच की व्यापारियों और विक्रेताओं के लिए सरलीकृत कर दाखिल मंच। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी, सरकारी संगठनों को सरकारी आवास और कार्यालय स्थान आवंटन के लिए एकल खिड़की मंच। सी इसका आंसर हो जाएगा। आज जो है इसके संदर्भ में खबर आई है, जिसमें सरकार द्वारा कोशिश ये की जा रही है कि जो सरकार द्वारा जो भवन और कार्यालय आवंटित करते हैं वो ऑनलाइन आधार पर एक
एक पारदर्शी माध्यम से आवंटित किया जाए, और इसके लिए जो पहल घोषित की गई है उसका नाम है ई संपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से गैर ओपेक देश ओपेक प्लस कार्टेल के सदस्य हैं? रूस, अमेरिका, अजरबैजान, बहरीन। केवल एक और दो, केवल एक, तीन और चार, केवल एक, दो और चार, कि एक, दो, तीन और चार। तो ओपेक प्लस में अगर अमेरिका को छोड़ दें तो रूस, अजरबैजान, बहरीन तीनों शामिल हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी, एक, तीन और चार। यह हाल में इसलिए चर्चा में आ गया क्योंकि रूस ने जो है अब इस बात पर सहमति जाहिर की है कि ओपेक प्लस के जो सदस्य राष्ट्र हैं वो फरवरी से अपने तेल के उत्पादन को बढ़ाएंगे, और इसके माध्यम से वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी लाभकारिता को बचा के रख सकें। ओपेक प्लस जो देश हैं वो लगातार, एक तो अमेरिका में जो शेल गैस का उत्पादन प्रारंभ हुआ है, तेल का उत्पादन प्रारंभ हुआ है, उससे काफ़ी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। साथ ही साथ यह कोशिश की जा रही है कि जो तेल के दाम हैं वो एक सीमा से ज़्यादा नीचे ना गिरें, ताकि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं या ऑयल प्रोड्यूसिंग या तेल निर्यातक या तेल उत्पादक जो देश हैं उनको घाटा ना हो। इसके संदर्भ में दो संगठन महत्वपूर्ण हैं। एक है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ठीक है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी तेल निर्यातक देशों का संगठन, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, जिसकी स्थापना 1960 में इराक के बगदाद में हुई थी। 5 देशों ने इसके संस्थापक सदस्य के रूप में भूमिका निभाई, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला महत्वपूर्ण है। बाद में इसमें कुछ और भी सदस्य राष्ट्र बने, जैसे कि कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गैबन, अंगोला, इक्वेटोर गिनी और कांगो। अब इसमें इक्वेडोर जो था वह दिसंबर 1992 में उसने अपनी सदस्यता निलंबित कर दी। 2007 में इसने फिर से ज्वाइन किया, लेकिन फिर जो है ये 1 जनवरी 2020 से हट गया है, यानी इक्वेडोर अब सदस्य नहीं रहा। इसके अलावा इंडोनेशिया जनवरी 2009 में सदस्यता इसकी लंबित हो गई, 2016 में फिर से सक्रिय हुआ, फिर जो है इसने अपनी सदस्यता स्थगित कर दी 2016 को, यानी अब यह भी जो है स्थगित सदस्य है। गैबन जो है वो 1995 में उसने अपनी सदस्यता समाप्त कर दी थी, हालांकि 2016 से ये फिर से इसमें शामिल हो गया है। इसके अलावा कतर ने भी जनवरी 2019 में अपनी सदस्यता समाप्त कर दी। इस प्रकार से अब अगर देखा जाए तो वर्तमान में कुल 13 सदस्य राष्ट्र हैं। ये आप याद रखिएगा कौन कौन से हैं: अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो, सऊदी अरब, यूएई और वेनेजुएला। ये कुल मिला के 13 देश हैं वर्तमान की तिथि में। दूसरी तरफ ओपेक प्लस क्या है? तो ओपेक प्लस 2017 में रूस के नेतृत्व में बनाया गया एक संगठन है, जिसके माध्यम से कोशिशें की जा रही है कि तेल के बाजारों में जो हम एक प्रकार की गिरावट देख रहे हैं अमेरिका में शेल तेल और गैस की क्रांति से, उसको रोका जा सके। और इसमें रूस, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, साउथ सूडान और सूडान देश शामिल है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रयान 2 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों की पहचान करें। यह मिशन ग्रहों की खोज के लिए भारत की योजनाओं, ग्रहों के विज्ञान और अन्वेषण प्लैनेक्स के रूप में जाना जाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर मिशन के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया। चंद्रयान 2 का प्राथमिक उद्देश्य चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की क्षमता का प्रदर्शन करना और सतह पर एक रोबोट रोवर संचालित करना था। केवल एक और दो, एक, दो और तीन के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चंद्रयान 2 के संदर्भ में तीनों के तीनों जो कथन हैं वो सत्य हैं। इसके जो वैज्ञानिक लक्ष्य थे वो थे चंद्र स्थलाकृति, खनिज विज्ञान, तात्विक प्रचुरता और चंद्रमा के बाहरी मंडल का अध्ययन करना, और साथ ही साथ इसके माध्यम से कोशिश की गई कि वहाँ पे जल और बर्फ के साक्ष्य भी खोजे जा सकें। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान डेटा सेंटर, इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान मिशनों के पेलोड डेटा अभिलेखागार के लिए प्राथमिक डेटा केंद्र है।
यह अंतरिक्ष विज्ञान मिशनों जैसे चंद्रयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन, एस्ट्रोसैट आदि के लिए पेलोड डेटा और संबंधित डेटा के प्रसंस्करण, संग्रह और प्रसार के लिए जिम्मेदार है। केंद्र में संग्रहित डेटा की सार्वजनिक रिलीज विश्व स्तर पर ग्रहों के डेटा सिस्टम 4 प्लेनेटरी डेटा सिस्टम 4 प्रारूप रूप में मानक रूप में तैयार की जाती है। तो ये तीनों के तीनों जो कथन हैं वो इसके संदर्भ में सत्य हैं। इसके संदर्भ में आज खबर आई है जिसमें चंद्रयान 2 से प्राप्त जो डेटा है उसको रिलीज कर दिया है, और इसको रिलीज करने के संदर्भ में जो हमने बात करी, जो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान डेटा सेंटर है उसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो पेलोड के डाटा को संग्रहित करके रखता है, और इसको जो संग्रहित किया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संग्रहित किया जाता है, जिसे कहा जाता है ग्रहों का डेटा सिस्टम 4 प्लेनेटरी डेटा सिस्टम 4। अब इस जो डेटा को रिलीज किया गया है उसके माध्यम से इसका पीयर रिव्यू किया जाएगा, और ये देखा जाएगा कि चंद्रयान 2 जिसे हमने 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा था, और जो चंद्रमा की कक्षा है वहां पे जो है सितंबर 2 2019 से ये ऑर्बिट करने लगा था, उसके द्वारा किस प्रकार के जो डेटा हैं वो छोड़े गए हैं, किस प्रकार के डेटा जो है प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। प्रोटोक्लोरोफाइलाइड युवा पौधों में पाया जाता है, जो हरे वर्णक क्लोरोफिल के जैव संश्लेषण में एक मध्यवर्ती रूप में कार्य करता है। युवा पौधे क्लोरोफिल के तीव्र संश्लेषण की सुविधा के लिए प्रोटोक्लोरोफाइलाइड का एक अग्रदूत रूप में प्रयोग करते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, कि ना तो एक ना ही दो। इसके संदर्भ में पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हैं, तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी। अब इसके संदर्भ में एक स्टडी जो है आज पेज नंबर 5 पे आई है, जिसमें जो युवा पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्लोरोफिल का उत्पादन करते हैं, उस क्लोरोफिल के उत्पादन करने के दृष्टिकोण में जो ये प्रोटोक्लोरोफाइलाइड होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो छोटे पौधे होते हैं जो अभी निकले होते हैं उनको अधिक मात्रा में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, तो इस क्लोरोफिल को तेजी से प्राप्त करने के लिए वह प्रोटोक्लोरोफाइलाइड का प्रयोग करते हैं। अब ये किस प्रकार से करते हैं इसके संदर्भ में जो है ये अध्ययन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा में उग्रवाद को जन्म देने वाले मूल कारण की पहचान करें। भारतीय संघ में त्रिपुरा का जबरन एकीकरण, नागा विद्रोही समूहों के साथ त्रिपुरा वासियों की निर्जातीय प्रतिद्वंदिता, पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों का आगमन, इस क्षेत्र में संगठित अपराध और कई विद्रोही आंदोलनों की व्यापकता। तो त्रिपुरा में उग्रवाद का महत्वपूर्ण कारक पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश के अवैध प्रवासी हैं, तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी। और इसके संदर्भ में चर्चा में तब आया जब त्रिपुरा ने जो वायलेंस से हिट जो रिश्तेदार हैं उनको जो है कंपनसेट करने के लिए एक नई स्कीम का जो है घोषणा की है। लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। हाथी की अधिकतम गर्भ धारण की अवधि 22 महीने तक हो सकती है। सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। भारत के राज्यों में सबसे अधिक हाथी की आबादी केरल में है। ऊपर दिए गए कथनों में से सत्य कथन की पहचान करनी है। केवल एक और दो, केवल दो और चार, केवल तीन, कि एक, तीन और चार। तो इसमें अगर हम देखें तो भारत के राज्यों में सबसे अधिक हाथी की आबादी केरल में ना होकर कहाँ पे है, तो है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में लगभग 6000, उसके बाद है असम में 5719 और फिर है केरल में 3054। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा चौथा कथन तो गलत हो गया। अब अगर हम चौथा देखें तो ये और ये यानी हमारे बी और डी गलत हो गए। अब बचा हमारा केवल एक और दिन और केवल तीन। तो इसमें पहला तो कथन है वो एकदम सही है, जिसमें हाथियों के समूह का नेतृत्व ज्यादातर मादा करती है। तो पहला वाला ऑप्शन अगर सही होगा तो इसका मतलब हमारा ए आंसर जो है सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो है ही नहीं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए, केवल एक और दो। तो 2017 के आंकड़े बताते हैं कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी हैं और ज़्यादातर मामलों में हाथी समूह का जो नेतृत्व है वो मादा हाथी द्वारा किया जाता है, जिनका नाम मात्रक होता है, मैट्रियार्क उनको कहा जाता है। अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है आपके समक्ष। ब्रिटेन ने ईयू से डील करके नो डील ब्रेग्जिट को टाल दिया है, जो सभी के लिए विनाशकारी होता। मूल्यांकन करें। 250 शब्द 15 अंक। दूसरा क्वेश्चन है, जैसा कि विस्ट्रॉन मामले से पता चलता है, औद्योगिक विकास में श्रमिक हित का ध्यान न रखना न केवल आर्थिक रूप से आत्मघाती है, अपितु भारत के लिए भी हानिकारक है। चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। तो हमारी आज की परिचर्चा के आधार पर यह दोनों क्वेश्चन को आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के आज के इस द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस और न्यूज़पेपर एनालिसिस के प्रोग्राम के माध्यम से हमने ये प्रयास किया कि हम अधिक से अधिक तथ्यों और संकल्पनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। यदि आपको हमारे इनिशिएटिव पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।